हेलो एवरीवन, वेटरन अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज पॉलिटी का 5वां चैप्टर लेके आ रहा हूँ, प्रेसिडेंट। आज प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। आप सभी को पता होगा हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस टाइम प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52 से 78 तक। मतलब प्रेसिडेंट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, वो है 52 से 78 तक प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ। इन आर्टिकलों जो भी हम 52 से 78 तक इन आर्टिकलों में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। ओके, देखो आर्टिकल 52 क्या बोलता है। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये किसमें लिखा गया है, ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। और आपको पता ही है ये कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक होते हैं। अगर पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, वो होती है किसकी होती है, वो भी प्रेसिडेंट की होती है। पहले नंबर पे प्रेसिडेंट आते हैं, फर्स्ट पे प्रेसिडेंट आते हैं। दूसरे पे कौन आते हैं, दूसरे पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे पे कौन आते हैं, तीसरे पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। चौथे पे कौन आता है, ये ऑर्डर वाइज आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पे कौन होते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। जिस गवर्नर में जो भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो आ जाते हैं। फिफ्थ पे कौन होते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं फॉर्मर, जो भी होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट जिसमें रामनाथ कोविंद इस टाइम 5वें नंबर पे हैं हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में। और यहाँ एक 5th ए में दिया हुआ है। 5th ए में कौन कौन आते थे, इसमें आते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर चुन लिए गए तो कौन फिर 5th ए पे आ जाएंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। पैसे तो ये पोस्ट अब खाली मतलब अबॉलिश कर दी है। अगर आगे कभी फ्यूचर में अगर चुन लिए तो इनकी पोस्ट कौन सी होगी, 5th ए पे होगी। और अगर 6th पे पूछा तो वो कौन होते हैं, 6th पे होते हैं सीजीआई एंड लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। और 7वें पे आपके कौन कौन, 7वें में सभी आ जाते हैं जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट रैंक वाले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, डिप्टी चेयरमैन वगैरह, जो भी लीडर ऑफ पोजीशन वगैरह, वो 7th पे आते हैं। तो ये आपको ऑर्डर वाइज सभी पता होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल 52 में लिखा गया। आर्टिकल 52 में बस इतना लिखा गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या क्या बोला गया है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है ये क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट, स्टेट वर्ड यहाँ कंट्री के लिए यूज करा हुआ है। ओके, मतलब ये क्या होते हैं, राज्यों के क्या होते हैं, हेड होते हैं। भारत सरकार राज्य के क्या होते हैं, हेड होते हैं। अगर आपसे मान लिया, अगर ये पूछ लिए हेड ऑफ स्टेट, हाँ हमने किसको बोला, प्रेसिडेंट को बोला। अगर इन्होंने ये पूछ लिया हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन से होते हैं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं हमेशा पीएम होते हैं। हेड ऑफ स्टेट पूछा तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उनको मतलब चलाने वाला कौन होता है, पीएम होता है। और जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल 52 के बारे में हो गया। बाकी हम देखते चलते हैं कौन कौन से आर्टिकल किस तरह से इम्प्लीमेंट करा हुए हैं। एक आर्टिकल 53 भी देख लेते हैं। 53 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 53 में लिखा गया है, आर्टिकल 53 में लिखा गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बोलने का मतलब ये हो गया केंद्र की कार्य प्रणाली की शक्तियां वो किसके पास होती हैं, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होती हैं सारी की सारी। इसका मतलब ये हो गया एग्जीक्यूट लागू कौन कर रहा है, आपके प्रेसिडेंट कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं एग्जीक्यूटिव, मान लो कोई बिल आ गया आपका किसी भी सदन में, बिल आपका किसी भी सदन लोकसभा में आ गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में पास हो गया, फिर कहाँ पे जाता है, फिर आपका साइन करने के लिए किसके पास जाता है, साइनिंग अथॉरिटी कौन होती है, प्रेसिडेंट। जब आप प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। मतलब उसको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मतलब वो क्या बन गया, एक लॉ, मतलब क्या बन गया, एक लॉ बन गया। तो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। पर इसमें एक बात ही हमेशा याद रखना, अगर उन्होंने पूछ लिया ना हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव,
मतलब रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वो हमेशा पीएम होते हैं। वास्तव में एग्जीक्यूटिव कौन है, वो पीएम है, और उसके साथ में जो प्लस कौन होगा, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्लस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल 53 में लिखा गया था, 53 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। बोलने का मतलब हो गया राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें हिस्सा कौन कौन लेता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ये लिखा गया है आर्टिकल 54 में लिखा गया। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन मेंबर हिस्सा लेते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से मेंबर हिस्सा लेते हैं। पहले तो हो गए आपके लोकसभा के एमपी, जितने भी लोकसभा के एमपी हैं, दूसरे राज्यसभा के एमपी, और कौन लेता है, थर्ड आते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जो भी एमएलए होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन में, वो करते हैं प्रेसिडेंट के। पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली कौन कौन सी आ जाएंगी, आपकी 28 स्टेट है इस टाइम, ये सारे के सारे आपके एमएलए यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। साथ में और कौन होता है, साथ में 28 स्टेट तो हैं, और साथ में आपकी आ जाएंगी 2 यूटी, 2 यूटी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब जहां पे आपकी विधानसभा होगी, तो 2 यूटी कहां पे है विधानसभा, एक दिल्ली में है, दूसरी पुडुचेरी में है। तो यहाँ के एमएलए भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अगर आपसे पूछ लिया दिल्ली में जो विधानसभा बनी थी वो कब बनी थी, वो बनी थी 1992 में बनी थी, और पुडुचेरी में बनी थी 1962 में। तब से यहाँ पे विधानसभा मतलब सीएम चुने जाते हैं दिल्ली और पुडुचेरी में। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कब से इन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा है दिल्ली और पुडुचेरी में, तो कब करा हो इन्होंने, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट याद रख लेना, वो कौन सा हुआ था, 17th अमेंडमेंट 1992। तब से ये दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटी पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के एमपी आगे, राज्यसभा के एमपी आगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए वगैरह। पर इसमें ध्यान रखना कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर मतलब इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं, जिनकी वोटिंग मतलब वोट के द्वारा चुने होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉट अ नॉमिनेट जो भी मेंबर करते हैं। तो कौन कौन से, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के, और जो एमएलए होते हैं, और 2 यूटी भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, नॉट पार्टिसिपेट, तो कौन कौन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपका देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मतलब नॉमिनेट मेंबर तो आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर आपके बताइए कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा में कितने 12 होते हैं, और लोकसभा में तो वैसे इन्होंने खत्म कर दिए हैं, लोकसभा में 2 होते थे, प्रेसिडेंट 2 करते थे, वो तो खत्म हो गए। तो राज्यसभा के 2 मेंबर, 12 मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कौन हो गया, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी हुई है, तो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपकी परिषद होती है, विधान परिषद, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कौन नहीं करेगा, साथ में आप क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 यूटी पार्टिसिपेट करती है, तो मतलब 2 यूटी पार्टिसिपेट करती हैं, तो बाकी कितनी रहेगी, 8 यूटी है, तो 6 यूटी भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है, नॉमिनेट मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और 6 यूटी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। बाकी सभी की सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। ये आर्टिकल 54 में लिखा गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में दिया गया मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, चुनाव किस तरह से होते हैं। पहले हमने समझा कि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, अब चुनाव इनके किस तरह से होते हैं। तो देखो मैनर ऑफ इलेक्शन, सबसे पहले ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये लिखा गया है आर्टिकल 55 में लिखा गया है मैनर ऑफ इलेक्शन। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट, में समझाया हुआ था। तो ये कौन से इलेक्शन होते हैं, मतलब जिनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर कौन करते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग आगे वोट करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन।
तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे समझना है कि इनके इलेक्शन का चुनाव का तरीका किस तरह से होता है। मैंने बता दिया आपको, लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी एमएलएज हैं 28 स्टेट के और 2 यूटी के हैं और इलेक्टेड मेंबर जितने भी है, ये सभी के सभी सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितने टोटल, कैलकुलेट करेंगे तो 1000 अब चले जाएंगे, इससे ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सपोज करके चलते हैं, मान लो सबसे पहले तो ये किस मेजोरिटी से चुने जाते हैं, मतलब किस मेजोरिटी से, मतलब कोई आपका प्रेसिडेंट कैंडिडेट है किस मेजोरिटी से इलेक्शन जीतता है, वो जीतता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। मैंने मेजोरिटी समझाई हुई है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? ये होती है 50% प्लस 1। अगर इस मेजोरिटी से कोई मतलब उसको वोटिंग हो गई और जीत गया तो वो क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, हम सपोज करके चलते हैं, मान लो आपके कितने एमपी हैं? 100 एमपी हैं, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। एमपी और एमएलए जितने मेंबर हैं वो तो आपको पता ही है, वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे, मे बी 1500 या 2000 के करीब हो जाएंगे, पर हम कितने लेके चल रहे हैं? 100 लेके चल रहे हैं। टोटल कितने हो गए? हम 100 लेके चल रहे हैं। अब देखो मैंने कौन सी मेजोरिटी बोली? 50% प्लस 1, तो मतलब कितने वोट होने चाहिए? जो बिनिंग कैंडिडेट होगा उसके पास कितने वोटिंग होनी चाहिए? 51 वोट होने चाहिए, तब वो क्या बनेगा? प्रेसिडेंट। अब देखो मान लो यहाँ पे आपके कैंडिडेट कितने हैं? 1 2 3 4, ये पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मतलब 4 कैंडिडेट आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और हमारे पास कितने मेंबर हैं? 100 एमपी हैं, इनकी वोटिंग होगी। अब देखो इनकी वोटिंग होगी। ठीक है, अब देखो जो 100 मेंबर हैं इनके पास कितनी वोटें होती हैं? मतलब एक पर्सन के पास 2 वोटें होती हैं, 2 प्रेफरेंस होती है एक पर्सन के पास, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। पहले तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही देखी जाती है, सेकंड प्रेफरेंस तब देखी जाती है जब उसका जो जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट जो हार जाता है, तब इसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पर्सन के पास कितनी वोटें होती हैं? 2 वोटें होती हैं। चलो हम देखते हैं, अब हम 100 को लेके चल रहे हैं, तो देखो किस तरह से डिवाइड होंगे। अब ये कैंडिडेट है, आपके 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो देखो पहले आपके आगे इसको फर्स्ट को 40 वोट पड़ गए, दूसरे को पड़ गए 30, 20 और 10 हो गए 100, 40 70 80 90 100, ये हो गया पूरे 100। पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस ही देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सामने हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने हमें? इसमें कैंडिडेट कौन सा हार रहा है? फोर्थ वाला कैंडिडेट हार रहा है, तो इसको निकाल देते हैं। और बाकी ये जो 10 जो इसके जो वोटिंग पड़ी है ना, इसके जो 10 जो वोट पड़े थे, इसके अब हम क्या देखेंगे? जो इन्होंने वोट डाला एमपी था, जो भी मेंबर होंगे इनके हम देखते हैं सेकंड प्रेफरेंस, मतलब इन्होंने सेकंड वोट किसको डाला हुआ था। ठीक है, तो सेकंड वो मतलब 10 हैं, तो 10 वोट किस तरह से डाले? मान लो इसको 3 डाल दिए, इसको 2 डाल दिए और इसको 5 डाल दिए, तो अब टोटल कितना हो गया? इसके 43 हो गए, इसके कितने हो गए? 32 हो गए, एंड इसके कितने हो गए? इसके 25 हो गए। तो अब अभी भी देख लो कौन सा पर्सन हार रहा है, यहाँ पे सामने दिख रहा है ये तीसरा वाला हार रहा है, तो इसके जो 25 हैं, 25 जो हैं, अब इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। इनकी सेकंड प्रेफरेंस किस तरह से होगी? यहाँ तो देखो पहले 43 वाला जीत रहा है, पर सेकंड प्रेफरेंस हम लेके चलते हैं। मान लो इसको पड़ गए, इसको 5 वोट पड़ गए और इसको 20 वोट पड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? ये तो हो गए आपके 48 बन गए, और ये कितने बन गए? 52। तो देखो यहाँ पे कौन जीता फिर? मतलब 52 वोट किसके पास हो गए? यही ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 100 मेंबर है तो 50% प्लस 1 मतलब 51 वोट किसके पास आ गए? तो 52 मतलब वोट किसके पास आ गए? सेकंड। तो यहाँ विनिंग कैंडिडेट कौन होगा? सेकंड। पहले कौन जीत रहा था? फर्स्ट। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, देख लेना 55 में लिखा हुआ मैनर ऑफ इलेक्शन, मैंने समझा दिया किस तरह से होते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होते हैं, पूरे ऑल ओवर मेंबर सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका फिर इस तरह से सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है, इस तरह से इनका इलेक्शन होता है। ओके, अच्छा मान लो, चलो ये तो हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें एक दो बातें और हैं। मान लो अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस चला हो, ठीक है, केस लगाना, तो सिविल केसेस में कभी भी सिविल केसेस अगर प्रेसिडेंट को सजा होनी तो उसको पहले, मतलब किसी पर्सन अगर प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल केस करना तो उसको 2 मंथ का पहले क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। और क्रिमिनल केस में फिलहाल तो प्रेसिडेंट को कोई भी सजा नहीं होती है, नो केस, कोई केस नहीं बनता है क्रिमिनल केस में। तो ये याद रख लेना, सिविल केसेस में अगर मान लो प्रेसिडेंट को कोई
प्रेसिडेंट के ऊपर किसी ने सिविल केस कर दिया तो उससे पहले प्रेसिडेंट को 2 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद केस ही चलेगा। और क्रिमिनल केस कोई भी प्रेसिडेंट के द्वारा अगर हो गया तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस नहीं चलता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में दिया गया है टर्म एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो टर्म देखो, टर्म कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? टर्म लिखी गई है आर्टिकल 56 में लिखी गई है। और प्रेसिडेंट के जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं इनकी कितनी होती है? टर्म कितना होता है? 5 ईयर का होता है। अगर आपसे पूछ लिया ये यूएसए प्रेसिडेंट का कितना होता है? यूएसए का होता है 4 साल का होता है। अब 5 साल तो उनका होता है, पर अगर मान लो कोई फिर से कोई री इलेक्ट होके द्वारा आ जाए वो अलग बात है। ऐसा कोई प्रेसिडेंट मतलब 2 बार दो टेन्योर में रहा प्रेसिडेंट, तो वो सिर्फ एक बार ही रहे हैं। वो कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 टर्म काटी है उन्होंने, मतलब 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद कोई भी आपका प्रेसिडेंट 2 बार नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करी हुई है, तो क्वालिफिकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? क्वालिफिकेशन लिखी गई है आर्टिकल 58 में लिखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन, किसका सिटीजन होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और मेन जो होता है क्या होती है? एज। प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, मतलब प्रेसिडेंट को बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम एज होती है 35 ईयर। 35 साल की एज के बाद ही वो प्रेसिडेंट बन सकता है। मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो जाए 35 होनी, कम से कम 35 होनी चाहिए। ओके, और क्या होता है? अब देखो सेम एज थी आपके वाइस प्रेसिडेंट की, सेम क्वालिफिकेशन थी और प्रेसिडेंट की, पर डिफरेंस क्या जाता है? डिफरेंस इनमें बस एक आता है, जो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट एक मेंबर बनने के लिए प्रेसिडेंट जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको क्या योग्यताएं दर्शानी पड़ती है अपनी? वो एक तो लोकसभा का मेंबर की जो योग्यताएं होती हैं वो किसको दर्शानी पड़ती हैं? प्रेसिडेंट को। और राज्यसभा का अगर राज्यसभा का मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर इलेक्शन लड़ना हो तो उसको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। बस ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। और एक होता है इनका नॉमिनेशन इन द सेंस ऑफ, अगर मान लो कोई पर्सन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो सदन में कितने कितने मेंबर उसको जानते होने चाहिए। मान लो कोई आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इनमें से कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है, एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो इसको लोकसभा के कुछ मेंबर जानते होने चाहिए और राज्यसभा के कुछ मेंबर जानते चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो लोकसभा के कितने मेंबर? लोकसभा के होते हैं 50 मेंबर और राज्यसभा के भी होते हैं 50 मेंबर। तो ही वो जो कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब ये पर्सन है, इसको 50 लोकसभा के जानते होने चाहिए, 50 ही राज्यसभा के, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 100। तो नॉमिनेशन कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 100 मेंबर चाहिए होते हैं। ओके, ये टर्म और क्वालिफिकेशन हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ओथ एंड रिजाइन। जो प्रेसिडेंट है ये ओथ सब किसके सामने लेते हैं, मतलब सब कौन दिलाता है? देखो ओथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओथ का। ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा गया? ओथ इनकी आर्टिकल 61 में लिखी गई है। और जो ओथ जो किसके सामने लेते हैं? ये ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बाद के महान न्यायवादी होते हैं उनके सामने लेते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके सीजीआई ना आए तो ये भी आ सकता है, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो रिजाइन, अगर इनको रिजाइन देना हो तो ये रिजाइन किसको देंगे? तो ये रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये वैसा वर्षा चलता है, प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं और वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट को एट प्रेजेंट इस टाइम कितनी मिलती है? 5 लाख देते हैं। 5 लाख इनको सैलरी मिलती है, पर मंथ मिलती है। ओके, और ये कौन से फंड से जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभियोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है इनका महाभियोग? ये लिखा गया आर्टिकल 61 में इनका महाभियोग लिखा गया है। ओके, अब देखो
इनका महाभियोग क्यों स्टार्ट होगा, रीजन क्या होगा? सबसे पहले तो रीजन क्या रीजन होगा? रीजन यही होगा कि इन्होंने संविधान से कोई छेड़छाड़ करी है, मतलब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से छेड़छाड़ करी है, तो ही इनका क्या होता है, इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है। ये रीजन होता है, ठीक है, ओके। अब देखो इनका इम्पीचमेंट महाभियोग कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो अब मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था। वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है? वो राज्यसभा से होता है, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के पार्ट होते हैं, ना ही राज्यसभा के पार्ट होते हैं, तो इनका इम्पीचमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आइदर हाउस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, दोनों सदनों से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है, लोकसभा से भी या फिर राज्यसभा से भी, ओके। अच्छा चलो देखते हैं हम। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर इनका इम्पीचमेंट महाभियोग लेके आना पड़ना है, तो किसी भी सदन के कितने मेंबर महाभियोग लेके आ सकते हैं, मतलब 1/4 मेंबर। किसी भी सदन के 1/4 मेंबर क्या बोलेंगे, हम आपके, मतलब प्रेसिडेंट को क्या बोलेंगे, हम आपके विरुद्ध आपके महाभियोग लेके आ रहे हैं, मतलब आपको निकालने जा रहे हैं। कितने मेंबर होने चाहिए? 1/4 किसी भी सदन के। लोकसभा में होंगे तो आपके 543 मेंबर, या फिर राज्यसभा के होंगे तो 245 मेंबर। इनके 1/4 कर लेना, जितने मेंबर होंगे 1/4 मेंबर चाहिए होते हैं, मतलब ये इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं, मतलब प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। वो कितने मेंबर होते हैं? 1/4 मेंबर होते हैं, ओके। अब देखो चलो इन्होंने ये लेके आए, पर इनको सबसे पहले क्या देना पड़ता है? 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि हम आपके विरुद्ध क्या इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं। अगर 14 दिन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में, मेंबर और प्रेसिडेंट के बीच में, अगर उन्होंने 14 दिन के अंदर वो डिस्प्यूट सॉल्व ना कर पाए, तो फिर क्या हो जाता है? फिर इनका इम्पीचमेंट महाभियोग फिर स्टार्ट हो जाता है। हमने बोला किसी भी सदन से क्या हो जाता है, इनका इम्पीचमेंट स्टार्ट हो जाता है। मान लो अब हम लोकसभा लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो लोकसभा से अगर इनका इम्पीचमेंट स्टार्ट हो गया, तो लोकसभा में किस मेजोरिटी से बिल पास होगा? वो होगा 2/3। तो 2/3 कौन सी मेजोरिटी होती है? मैं मेजोरिटी आपको समझा दिया हूँ पहले, तो वो होती है स्पेशल मेजोरिटी होती है। 2/3 से आपका लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? राज्यसभा में सेम एज चीज आपकी कौन सी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर आपको यहां से भी आपका स्पेशल मेजोरिटी से आपका बिल पास हो गया, तो फिर कहां पे जाएगा? फिर जाएगा जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे होंगे। प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कौन बैठे हैं उस टाइम, मतलब प्रेसिडेंट कौन बने होंगे? तो उस टाइम प्रेसिडेंट बने होंगे वाइस प्रेसिडेंट, वो एज आ प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठे होते हैं। तो प्रेसिडेंट के जैसे सिग्नेचर हो जाते हैं, तो आपके वाइस प्रेसिडेंट को क्या हो जाएंगे? इम्पीचमेंट, मतलब उनके ऊपर महाभियोग लग जाएगा, मतलब वो क्या प्रेसिडेंट की सीट से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ओके। तो देख लेना मेजोरिटी कौन सी है, 2/3 मेजोरिटी, चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है चाहे राज्यसभा से हो रहा है, ठीक है। किसी भी सदन से इनका इम्पीचमेंट हो जाता है, मतलब प्रस्ताव लाने के लिए वो कितने मेंबर चाहिए होते हैं? किसी सदन के 1/4 मेंबर चाहिए होते हैं, और 14 दिन का नोटिस पहले देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लेके आ रहे हैं, और मेजोरिटी 2/3 होती है, ओके। और अभी तक किसी भी किसी भी प्रेसिडेंट का महाभियोग अब तक चला हुआ है, नहीं चला हुआ है? तो अभी तक इंडिया में कोई भी महाभियोग नो इम्पीचमेंट हुआ है, किसी भी प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट की क्या हो गई है? वैकेंसी खाली हो गई है। तो देखो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 62 में लिखा गया है। अब रीजन क्या होगा जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली होगी? क्या क्या रीजन होगी उनका? मान लो इम्पीचमेंट चला हुआ है, मान तो भी आप प्रेसिडेंट की कुर्सी, एक रीजन ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? मान लो उनकी डेथ हो गई हो, तो भी वैकेंसी तो खाली होगी ना प्रेसिडेंट की। और कौन सा रीजन हो गया? मान लो उन्होंने फॉरेन टूर पे गए हो, और थर्ड आ गया टर्म, कार्यकाल उनका 5 साल पूरा हो गया, तो भी इनकी क्या हो जाती है? कुर्सी खाली हो जाती है, ओके। और आपको मैंने बताया हुआ है, जब आपके प्रेसिडेंट ना हो तो उनकी जगह पे कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन बैठते हैं? सीजीआई बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। और ये कब तक बैठ सकते हैं? वो ये बैठ सकते हैं ओनली 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर क्या कराना पड़ता है? इलेक्शन कराना पड़ता है, मतलब एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुन के लेके आना पड़ता है, ओके। अब इसमें से एक देख लेते हैं हम, एक आर्टिकल है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 71 में लिखा गया, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
कोई भी मतलब डिस्प्यूट पड़ गया हो, मतलब डिस्प्यूट डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों के लिए होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए इकट्ठा ही होता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पड़ गया है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी आपका एमपी हो गया, राज्यसभा का एमपी हो गया, लोकसभा का एमपी हो गया, एमएलए हो गया, अगर इनके इलेक्शन में डिस्प्यूट पड़ता है तो इनके डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है? इनके डिस्प्यूट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट पड़ जाए तो इनको सॉल्व कौन करता है, या कि किसके पास जाते हैं? जो किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय में इनका जो है डिस्प्यूट सॉल्व होता है प्रेसिडेंट और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ओके, तो ये आपका आर्टिकल 71 में लिखा गया था। और एक दो बातें, अगर मान लो इनकी सिक्योरिटी पूछ ली है, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना हो तो इनकी सिक्योरिटी कितनी होती है, कितने पैसे डिपॉजिट होते हैं सिक्योरिटी? ये होते हैं 15,000 रुपये। और ये डिपॉजिट किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? ये होते हैं सीधे आरबीआई के पास डिपॉजिट होते हैं। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 1950 से 2022-23 तक आप अब तक देख लेना, ऑर्डर वाइज कभी बार पूछ लेते हैं। फर्स्ट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इनके बारे में एक प्रेसिडेंट का एक मैं कंप्लीट टॉपिक लेके आऊँगा, इन्होंने क्या क्या फैक्ट हैं, मतलब क्या क्या काम करे हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बारे में होगा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बाकी आर्टिकल बचे हुए हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 52 से 78 तक पढ़े हुए हैं। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एक चैप्टर बनता है। ओके, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।